हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली। और इस चैप्टर का ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहां से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं बेल्जियम में सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली कैसे अपनाई गई, उसका एक उदाहरण हम पेश करने वाले हैं। और आज आपको पता चल जाएगा कि पूरे विश्व में बेल्जियम जो है सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाए, यानी सबसे उत्कृष्ट कार्य प्रणाली पूरे विश्व में सत्ता में भागीदारी के लिए बेल्जियम में ही अपनाया गया। कैसे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बेल्जियम के बारे में कुछ बातें बताते हैं। तो देखिए, बेल्जियम जो है ये यूरोप महादेश का एक छोटा सा लोकतांत्रिक देश है। जैसे ये यूरोप कंटिनेंट है, यूरोप महादेश में वैसे बहुत सारे देश है, लेकिन यूरोप महादेश का एक छोटा सा लोकतांत्रिक देश है जिसका नाम है बेल्जियम। और बेल्जियम की राजधानी जो है वो कहां पड़ता है? तो बेल्जियम की राजधानी पड़ता है ब्रुसेल्स में। एक शहर है ब्रुसेल्स, वहीं बेल्जियम की राजधानी है। और ब्रुसेल्स की खास बात हम आपको बता दें कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, तो उस समय काफी आर्थिक दृष्टिकोण से यूरोप महादेश के प्रमुख देश पीछे हो गए थे। यूरोप महादेश के सारे देशों ने मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया, जिसको यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो यूरोपीय संघ है ना, इसका हेड क्वार्टर, इसका मुख्यालय ये ब्रुसेल्स में ही स्थापित है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, बेल्जियम जो है, इसमें आपको बता दे कि भाई बेल्जियम देश में एक तो जनसंख्या वहां की बहुत कम है, ऊपर से उसमें 3 भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। वहां डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। वहां डच भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक, यानी इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। वहां फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक है और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग न के बराबर है। मात्र 1% ही वहां जर्मन भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। अब बेल्जियम की समस्या क्या थी कि वहां पे देखा जाए तो अब डच भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोगों के बीच सत्ता में भागीदारी को लेकर, यानी तीनों भाषाओं के लोगों के बीच सत्ता में भागीदारी को लेकर विभेद की स्थिति बनी रहती थी। प्रॉब्लम ये था कि तीनों भाषाओं के बोलने वाले लोगों को सत्ता में बराबर मौका नहीं मिल रहा था। इन लोगों को शासन कार्य में भाग लेने के बराबर अवसर नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण इन लोगों के बीच संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। और बेल्जियम की सरकार को आप देखिए, बेल्जियम की सरकार जो है इस बेल्जियम की समस्या को बड़े गंभीरता से लिया। एक गंभीर समस्या समझते हुए बेल्जियम की सरकार ने संविधान में संशोधन किया और संविधान में चेंज किया, बदलाव किया। संविधान में बहुत सारी नई नई व्यवस्थाओं को अपनाया, जिसके फलस्वरूप अब सारी भाषा के लोगों को सत्ता में बराबर भागीदारी मिल पा रहा है और इन लोगों में संघर्ष की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है, जिसके कारण बेल्जियम में यूनिटी बनी हुई है। तो आखिर संविधान में संशोधन करके कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई, उसको हम आपको आइए समझाते हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या उपाय किया गया कि बेल्जियम में जो केंद्र सरकार स्थापित है, बेल्जियम की जो केंद्र सरकार है और उस केंद्र सरकार की जो मंत्रिमंडल है, ऐसा व्यवस्था किया गया कि भाई मंत्रिमंडल जो केंद्र सरकार की है उसमें डच भाषा, फ्रेंच भाषा, दोनों प्रकार के भाषा बोलने वाले जो मंत्री होंगे उनकी संख्या बराबर रहेगी, उनकी संख्या इक्वल रहेगी। हालांकि डच भाषा भले ही ज्यादा है लोग डच भाषा वाले, फ्रेंच भाषा वाले लोग कम है, लेकिन केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या डच भाषा और फ्रेंच भाषा से बराबर होनी चाहिए, ताकि दोनों भाषा के बोलने वाले लोगों को बराबर अवसर मिल सके। दूसरे उपाय ये किया गया कि वहां पे जो विधायिका है बेल्जियम की, यानी बेल्जियम की जो सांसद है, जो कानून बनाने की काम करती है, वह कानून पूरे देश में तभी पारित होगा, यानी संसद द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है वो पूरे देश में लागू तभी होगा जब वहां पे डच भाषा, फ्रेंच भाषा बोलने वाले, दोनों भाषा के बोलने वाले लोग
संसद में सहमति दे, यानी सबको ही जब राजी होगा अलग अलग समुदाय के लोग, तभी जाकर वहां पे कोई कानून पारित हो पाएगा। अदरवाइज ऐसे कोई कानून पारित नहीं होगा। डच भाषा या फ्रेंच भाषा के बोलने वाले लोग, किसी एक भाषा के बोलने वाले लोगों की प्राथमिकता से कोई कानून पारित नहीं होगा जब तक दोनों भाषा बोलने वाले लोगों की सहमति ना मिल जाए। तीसरी चीज ये है कि बेल्जियम में संघीय व्यवस्था को गले लगाया गया, और संघीय व्यवस्था को गले लगाते हुए वहां पे केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी व्यवस्था की गई। और आपको बता दें, संघीय व्यवस्था का मतलब ही होता है कि उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, यानी वहां शासन चलाने का अधिकार केवल एक सरकार के हाथ में नहीं होता है, बल्कि उसको अलग अलग सरकारों के बीच में उसको विभाजित कर दिया जाता है। इसलिए वहां पे केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का भी निर्माण किया गया, और वहां पे केंद्र सरकार के अपेक्षाकृत राज्य सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई, ज्यादा पावर दिया गया राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अपेक्षा। भारत में तो थोड़ा अपोजिट है, भारत में तो राज्य सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार को ही ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन बेल्जियम में ये थोड़ा अलग कंडीशन है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि भाई बेल्जियम में केंद्र सरकार राज्य सरकार की तो स्थापना हुई ही थी, इसके अतिरिक्त वहां पे राजधानी सरकार का भी गठन किया गया। और बेल्जियम की राजधानी आपको पता है ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स में डच भाषा फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की जो रेशियो था वो पूरे देश में इनकी जो रेशियो उसका उल्टा था। वैसे पूरे देश में डच भाषी लोग बहुसंख्यक थे, लेकिन ब्रुसेल्स शहर में डच भाषा के लोग मात्र 20% और फ्रेंच भाषा के लोग 80% रहने वाले थे। लेकिन फिर भी ब्रुसेल्स में जो राजधानी शहर बना, वहां भी दोनों भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर बराबर रखी गई। फिर इसके बाद देखा जाए तो वहां केंद्र सरकार राज्य सरकार राजधानी सरकार के अलावा वहां पे सामुदायिक सरकार का भी गठन किया गया। और सामुदायिक सरकार का गठन करके देखा जाए तो ये क्या उद्देश्य था इस सरकार के गठन का, तो इसका पर्पस था कि भाई देश में जितने सारे समुदाय के रहने वाले लोग हैं सबको सत्ता में बराबर बराबर भागीदारी मिल रही है कि नहीं, उसकी देख रेख करने के लिए, यानी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी समुदाय के साथ कोई विभेद नहीं होनी चाहिए, सारी भाषाओं के लोगों को सत्ता में बराबर बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य से बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, ताकि यह देख रेख करे किसी भी समुदाय के साथ कोई अन्याय ना हो और सारे समुदाय के लोगों के साथ, ठीक है, कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो, हमेशा यूनिटी बनी रहे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि बेल्जियम में कितना बढ़िया वहां के संविधान में संशोधन करके कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं की गई है, ताकि वहां सत्ता में भागीदारी की प्रश्न आसानी से सुलझाया जा सके। तो इस प्रकार बेल्जियम की कहानी हम आपको समझाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगले क्लास में हम आपको बताएंगे सत्ता में भागीदारी के 4 रूपों के बारे में, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा किया जाएगा।